Welcome back to my channel Shakespeare and Beyond, your destination for deep insights into English literature. तो आज के इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे यूजिन ओनील का लिखा ड्रामा डिजायर अंडर द एल्म्स को और डिस्कस करेंगे ड्रामा के कैरेक्टर्स, समरीज एंड इसकी थीम्स को। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लिटरेचर जर्नी को। सो लेट्स बिगिन। Desire Under the Elms by Eugene O'Neill। तो जानते हैं राइटर के बारे में। अबाउट द राइटर। फुल नेम यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील। उनका पूरा नाम था यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील। बर्थ अक्टूबर 16, 1888 इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। उनका जन्म 16 अक्टूबर 1888 को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। डेथ नवंबर 27, 1953 इन बॉस्टन, यूएसए। उनकी डेथ 27 नवंबर 1953 बॉस्टन अमेरिका में हुई। फैमिली सन ऑफ जेम्स ओनील, अ रेनाउंड एक्टर, एंड मैरी एलन क्विनलन। उनकी फैमिली में उनके फादर जेम्स ओनील जो कि फेमस एक्टर थे और मदर थी मैरी एलन क्विनलन। एजुकेशन briefly attended Princeton University but did not graduate। उनकी एजुकेशन थोड़े समय के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हुई, लेकिन उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की। बैटल्ड डिप्रेशन एंड एल्कोहलिज्म। उन्हें डिप्रेशन था और अल्कोहल पीने की एडिक्शन थी। राइटिंग करियर began writing plays in the 1910, associated with the Princeton Players, a theatre group that supported new playwrights. Third, known for pioneering American realism and modern tragedy in theatre. उनका राइटिंग करियर, उन्होंने 1910 के टाइम में प्लेज लिखना स्टार्ट किया और प्रिंसटाउन नाम के एक थिएटर ग्रुप से जुड़े और नए प्लेराइट्स को इनकरेज किया। उन्होंने अमेरिकन थिएटर में रियलिज्म और मॉडर्न ट्रेजेडी की नींव रखी। फेमस वर्क्स, फर्स्ट बियॉन्ड द हॉरिजन, द एम्परर जोन्स, एना क्रिस्टी, द हेयरी एप, स्ट्रेंज इंटरल्यूड, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, द आइसमैन कॉमेट, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। इन सब में से बियॉन्ड द हॉरिजन, एना क्रिस्टी, स्ट्रेंज इंटरल्यूड और लॉन्ग डेज जर्नी, इन चारों को पुलित्जर प्राइज मिला। थीम्स एक्सप्लोर्ड ह्यूमन स्ट्रगल्स, फैमिली डिसफंक्शन, एडिक्शन एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओनील के ज़्यादातर प्लेस में थीम्स थी जैसे ह्यूमन स्ट्रगल्स, फैमिली में झगड़े, शराब की एडिक्शन और एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी कि जिंदगी का असली मतलब क्या है, इस तरह के सवाल। अवार्ड्स 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर ड्रामा in 1920, 1922, 1928, 1957 posthumous. Nobel Prize in Literature in 1936, first American playwright to receive it. उन्हें 4 टाइम्स पुलित्जर अवार्ड मिला। कब कब? 1920 में, 1922 में, 1928 में और 1957 में पोस्थ्यूमसली, यानी कि उनके मृत्यु के बाद। 1936 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। वे पहले अमेरिकन प्लेराइट थे जिन्हें यह अवार्ड मिला। पर्सनल लाइफ, मैरिड 3 times, had 3 children, estranged from his daughter Una, who married Charlie Chaplin। उनकी पर्सनल लाइफ में उन्होंने 3 शादियां की और उनके 3 बच्चे हुए। अपनी बेटी ऊना से उनका रिश्ता अच्छा नहीं था क्योंकि ऊना ने फेमस एक्टर चार्ली चैपलिन से शादी कर ली थी। लेगेसी कंसिडर्ड वन ऑफ द अमेरिकाज ग्रेटेस्ट प्लेराइट्स। ओनील को आज भी अमेरिकाज ग्रेटेस्ट प्लेराइट्स में गिना जाता है। उन्होंने अमेरिकन थिएटर को नया रूप दिया और उसे वर्ल्ड लेवल तक पहचान दिलाई। अब जानते हैं ब्रीफली ड्रामा के बारे में। डिजायर अंडर द एल्म्स 1924 बाय यूजीन ओनील इज अ ट्रेजेडी सेट इन रूरल New England during the mid-19th century. The story revolves around the themes of greed, lust, family conflict, and
The Pursuit of Freedom. It centers on Ephraim Cabot, an aging tyrannical farmer with his young third wife Abby and his resentful son Eben. यानी यह प्ले 19th सेंचुरी के टाइम में न्यू इंग्लैंड के एक विलेज एरिया में सेट है। इसकी मेन थीम्स हैं ग्रीड यानी कि लालच, लस्ट, परिवार का संघर्ष और फ्रीडम की तलाश। स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं एफ्रम कैबेट जो कि एक बूढ़ा और सख्त फार्मर है, एबी जो उसकी वाइफ है और ईबेन उसका बेटा जो अपने पिता से नफरत करता है। When Abby marries Ephraim to gain control of the farm, she and Eben develop a forbidden attraction, leading to a passionate affair. Their relationship sets off a chain of betrayal, manipulation, and devastating consequences. The play explores the complexities of human desire and the destructive power of ambition and forbidden love. एबी एफ्रम से शादी सिर्फ इसलिए करती है ताकि उसे फार्म पर कंट्रोल मिल सके, लेकिन बाद में उसका और ईबेन का अफेयर शुरू हो जाता है। उनका यह रिश्ता उन्हें बिट्रेयल यानी धोखा, मैनिपुलेशन और भयावह नतीजों की ओर ले जाता है। यह प्ले दिखाता है कि ह्यूमन डिज़ायर्स कितनी जटिल होती हैं और कैसे एम्बिशन और लव अफेयर्स इंसान की लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। मेन कैरेक्टर्स। अब देखते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट, एफ्रम कैबेट, एजिंग अथॉरिटेरियन पैट्रियार्क ऑफ द कैबेट फैमिली, ऑब्सेस्ड with his land, viewing it as his legacy and identity, marries a younger woman Abby to secure his control over the farm. एफ्रम कैबेट जो बूढ़ा और सख्त फार्मर है और कैबेट फैमिली का हेड है, वह अपने फार्मलैंड का बहुत ऑब्सेस्ड है। वह उसे अपनी पहचान और लेगेसी मानता है। अपनी ज़मीन पर अपना हक पक्का करने के लिए यंग एबी से शादी करता है। एबी पुटनम, एफ्रम्स young and ambitious third wife, marries for financial security and control over the farm, becomes romantically involved with Eben, driven by both passion and manipulation. एबी पुटनम यह एफ्रम की तीसरी वाइफ है, जवान है और एम्बिशियस है। यह शादी पैसे और ज़मीन पर हक के लिए करती है और बाद में ईबन से प्यार और फिजिकल रिश्ता बनाती है जिसमें लालच और मैनिपुलेशन होता है। थर्ड, ईबन कैबेट, एफ्रम्स यंगेस्ट सन, resentful and rebellious, believes the farm rightfully belongs to him as a legacy from his deceased mother, torn between love for Abby and hatred for his father. ईबन कैबेट यह एफ्रम का सबसे छोटा, गुस्सैल और बगावती बेटा है। यह मानता है कि फार्म उसकी माँ की विरासत है और उसका हक उसी पर है। वह एबी के लिए प्यार और पिता से नफरत के बीच में फंस जाता है। साइमन एंड पीटर कैबेट, एफ्रम्स एल्डर सन्स फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज, disinterested in the farm and leave early in the story to seek fortune in California. साइमन एंड पीटर कैबेट ये दोनों एफ्रम की पहली पत्नी से बच्चे हैं। उन्हें फार्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये दोनों स्टोरी की स्टार्टिंग में ही कैलिफोर्निया में सोना खोजने चले जाते हैं। तो अब देखते हैं स्टोरी की समरी को। डिजायर अंडर द एम्स इज अ ट्रेजिक ड्रामा set in rural New England during the mid-19th century. The story revolves around the Cabot family and explores themes of lust, greed, family conflict, and destructive nature of human desires. Ephraim Cabot, a tyrannical and obsessive farmer, has spent his life toiling to transform his land into a symbol of his identity and success. His relentless control alienates his three sons, Simon, Peter, and Eben. While Simon and Peter dream of leaving the farm to search for gold in California, Eben stays behind, consumed by resentment. He believes the farm rightfully belongs to him as his mother's inheritance, stolen by his father through cruelty and neglect. Desire under the Elms
इसका मतलब है एल्म के पेड़ों के नीचे इच्छाएं। एल्म नाम का एक छायादार पेड़ है जो अमेरिका में पाया जाता है। डिजायर अंडर द एल्म्स एक ट्रेजिक प्ले है। यह मिड 19th सेंचुरी के न्यू इंग्लैंड में सेट है। स्टोरी कैबट फैमिली की है। इसमें लालच, लस्ट, फैमिली का झगड़ा और इंसानी इच्छाओं की बर्बादी जैसे थीम्स हैं। एफ्रम कैबट यह एक सख्त और ज़िद्दी फार्मर है। उसने अपनी पूरी लाइफ खेत को अपनी पहचान और सक्सेस का प्रतीक मानने में निकाल दी। वह इतना कंट्रोल करता है कि उसके तीनों बेटे उससे दूर हो जाते हैं। साइमन और पीटर कैलिफोर्निया जाकर सोना खोजने का सपना देखते हैं और फार्म छोड़ देते हैं। ईबन, जो छोटा बेटा है, उसे लगता है कि यह फार्म उसकी माँ की विरासत है, लेकिन पिता ने जुल्म करके छीन ली। एफ्रम, seeking to secure the farm's future, marries Abby Putnam, a much younger woman with ambitions of her own. Abby hopes to gain control of the farm by bearing Ephraim a son, thus cementing her position as its rightful owner. However, upon arriving, she clashes with Eben, whose bitterness toward his father extends to Abby as well. एफ्राम अपनी ज़मीन की सिक्योरिटी के लिए यंग एबी से शादी करता है। एबी का मकसद भी साफ है। अगर वह एफ्राम का बेटा पैदा करेगी तो फार्म पर उसका हक पक्का हो जाएगा। As tension rises, Eben and Abby develop an unexpected and passionate attraction. Their affair is fueled by hatred of Ephraim and a shared hunger for control over the farm. Their love affairs becomes increasingly intense, blending genuine emotions with manipulation and ambition. लेकिन घर पर एबी और ईबन में टकराव होता है। धीरे धीरे ये नफरत प्यार और अट्रैक्शन में बदल जाती है। दोनों का रिश्ता गलत होते हुए भी गहरा होता है, जिसमें सच्चा इमोशन भी है और लालच भी। The turning point occurs when Abby gives birth to a son, whom Ephraim joyfully believes secures his legacy. However, in a bid to prove her love and loyalty to Eben, Abby commits an unthinkable act. She kills the infant, hoping to remove the barrier between her and Eben. When Eben learns of her actions, he is initially horrified and condemns her. But he eventually realizes that he shares responsibility for the chain of events that led to tragedy. टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एबी एक बेटे को जन्म देती है। एफ्रम खुश हो जाता है कि उसकी विरासत अब पक्की हो गई है, लेकिन ईबन के प्यार को साबित करने के लिए एबी अपने बच्चे को ही मार देती है। उसे लगता है कि बच्चा ही उनके प्यार की राह में रुकावट है। ईबन पहले बहुत शॉक्ड और गुस्से में होता है, एबी को दोषी ठहराता है, लेकिन बाद में उसे यह एहसास होता है कि इस ट्रेजेडी के लिए वह खुद जिम्मेदार है। As the play concludes, Abby is arrested for infanticide and Eben, overwhelmed by guilt and love, declares his intention to face punishment alongside her. Meanwhile, Ephraim remains on the farm, isolated and bound to the land that has consumed and destroyed his family. अंत में एबी को बच्चे की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईबन गिल्ट और प्यार में डूबा उसके साथ पनिशमेंट भुगतने का फैसला करता है। उधर एफ्रेम अकेला फार्म पर रह जाता है, जिसे उसने अपनी जिंदगी बना लिया था, लेकिन उसने अपनी इस ऑब्सेशन की वजह से पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। द स्टोरी इज अ पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ द डार्कर साइड्स ऑफ ह्यूमन डिजायर एंड एम्बिशन, showing how greed and passion can lead to the devastating consequences. Through its intense emotional conflicts and tragic outcomes, the play underscores the futility of trying to possess others or the land as a means of fulfillment. यह स्टोरी दिखाती है कि ह्यूमन डिज़ायर और लालच कितने खतरनाक हो सकते हैं। लव अफेयर, जमीन का ऑब्सेशन और कंट्रोल करने की चाह सब मिलकर पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं। तो चलो देखते हैं स्टोरी को। यह प्ले अमेरिका के विलेज न्यू इंग्लैंड में 19th सेंचुरी का है। यह है एफ्रम कैबट। यह एक बूढ़ा और सख्त किसान है। इसकी सबसे बड़ी ऑब्सेशन जमीन है। इसके ये दो बड़े बेटे हैं, जिनका नाम है साइमन और पीटर, जो कैलिफोर्निया में सोना खोजने चले जाते हैं। ये है एवन कैबट, जो एफ्रम का सबसे छोटा बेटा है।
जो गुस्से में फार्म पर रहता है क्योंकि इसे लगता है कि फार्म उसकी माँ की विरासत है। ये है एबी पुटनम, जिससे बूढ़ा एफ्रम शादी कर लेता है अपनी जमीन बचाने के लिए। लेकिन एबी और इबन का अफेयर हो जाता है। उनका रिलेशन लालच और लस्ट से भरा होता है। एबी एक बेटे को जन्म देती है। एफ्रम खुश होता है कि उसकी लेगेसी सुरक्षित हो गई है, लेकिन ईबन का प्यार पाने के लिए एबी अपने ही बच्चे को मार देती है। ये है एफ्रम कैबेट का फार्मलैंड। ईबन पहले शौक और गुस्से में होता है, लेकिन बाद में मानता है कि इस गलती में उसका भी हिस्सा है। एबी को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और ईबन भी उसके साथ पनिशमेंट भुगतने को जाता है। अंत में एफ्रम अकेला रह जाता है अपनी ज़मीन के साथ, वही ज़मीन जिसने उसका परिवार बर्बाद कर दिया। द मेन थीम्स। अब देखते हैं इस प्ले की मेन थीम्स को। फर्स्ट, डिज़ायर एंड लस्ट, the destructive power of forbidden love and physical attraction between Eben and Abby. डिज़ायर एंड लस्ट यानी कि वासना और इच्छा। इबन और एबी का लव अफेयर और फिजिकल अट्रैक्शन उनकी बर्बादी का कारण बनता है। सेकेंड, ग्रीड एंड possession, the relentless pursuit of land and legacy symbolized by the farm. Characters' obsession with owning and controlling others and property. ग्रीड एंड पोजेशन यानी कि लालच और पोजेशन। सब लोग ज़मीन और फार्म को पाना चाहते हैं। हर कोई दूसरों और प्रॉपर्टी पर कंट्रोल करना चाहता है। थर्ड, फैमिली conflict, generational strife between Ephraim and his sons over authority and inheritance, the impact of family dynamics on individual choices and morality. फैमिली कन्फ्लिक्ट यानी कि परिवार का झगड़ा। एफ्रम और उसके बेटों के बीच अधिकार और विरासत को लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी झगड़ा चलता रहता है। यह झगड़ा उनकी लाइफ और नैतिकता को अफेक्ट करता है। फोर्थ, पैट्रियार्की एंड पावर। Ephraim's authoritarian control over his family and the farm. Abby's struggle to assert agency in a male dominated environment. पैट्रियार्की एंड पावर यानी कि पितृसत्ता और शक्ति। एफ्रम अपने परिवार और ज़मीन पर कंट्रोल करता है। एबी इस मेल डोमिनेटेड माहौल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। फिफ्थ, नेचर एंड आइसोलेशन, द हार्श रूरल लैंडस्केप रिफ्लेक्टिंग द कैरेक्टर्स इमोशनल स्ट्रगल्स, द फार्म एज ए सिंबल ऑफ आइसोलेशन एंड कन्फाइनमेंट। नेचर एंड आइसोलेशन यानी कि प्रकृति और अकेलापन। गांव का कठोर माहौल कैरेक्टर्स की भावनात्मक परेशानियों को दिखाता है। फार्म एक सिंबल है जो अलगाव और कैद को दिखाता है। सिक्स्थ, गिल्ट एंड रिडेम्पशन, Eben and Abby's journey from betrayal to mutual acceptance of guilt, the search for forgiveness and accountability in the wake of tragedy. Guilt and redemption यानी कि पश्चाताप और मुक्ति। इवन और एबी पहले धोखा देते हैं, लेकिन बाद में अपनी गलतियों को मानकर गिल्ट शेयर करते हैं। वे माफ़ी और जिम्मेदारी खोजने की कोशिश करते हैं। सेवेंथ, द साइकिल ऑफ सफरिंग, द रेपिटेटिव एंड सेल्फ परपिचुएटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन मिजरी एंड एम्बिशन। द साइकिल ऑफ सफरिंग यानी कि दुख का चक्र। ह्यूमन डिजायर्स और एम्बिशंस बार बार दुख और बर्बादी को जन्म देते हैं। अब देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस को जो कि यूज़ हुए हैं प्ले में। फर्स्ट, सिंबॉलिज्म। द एम्स रिप्रेजेंट द बर्डन ऑफ द पास्ट एंड फैमिली लेगेसी। दे सीम टू हैंग ओवर द कैरेक्टर्स लाइक अ कर्स। द फार्म हाउस symbolizes ownership and inheritance, which causes tension between the characters. स्टोरी में सिंबलिज्म का यूज़ है जैसे एम्स का पेड़ पुराने समय और फैमिली की विरासत का बोझ दिखाता है। यह पेड़ कैरेक्टर्स पर ऐसे छाया रहता है जैसे कि कोई श्राप हो। फार्म हाउस, यह मालिकाना हक और लेगेसी का सिंबल है जो कैरेक्टर्स में झगड़े का कारण बनता है। सेकेंड, foreshadowing. Hints are given early in the play that tragedy or conflict is coming, especially through the characters' feelings and actions.
फोरशैडोइंग यानी कि संकेत, जैसे प्ले की स्टार्टिंग में ही इशारे दिए जाते हैं कि आगे कोई दुखद घटना या झगड़ा होगा। थर्ड, आयरनी। इट्स आयरनिक दैट characters who desire something like love, land, power often end up suffering because of it. इसमें आयरनी का यूज़ किया गया है, जैसे जिस चीज़ जैसे प्यार, ज़मीन या पावर यही कैरेक्टर्स चाहते हैं, उसी वजह से उन्हें दुख और बर्बादी मिलती है। इमेजरी। द प्ले यूजेस vivid description of nature and setting to create gloomy, heavy mood. For example, the dark elms, the quiet farm. इमेजरी का यूज़ है, जैसे नेचर और प्लेस का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे अंधेरे पेड़ और शांत फार्म, जिससे एक भारी और उदास माहौल बनता है। फिफ्थ, ट्रैजिक एलिमेंट्स। द प्ले फॉलोज अ ट्रैजिक स्ट्रक्चर. Characters have flaws like greed or jealousy that lead to their downfall. प्ले में ट्रैजिक एलिमेंट्स हैं, जैसे प्ले एक दुखद ढांचे पर चलता है। हर कैरेक्टर्स में कुछ कमजोरियां जैसे लालच या जेलेसी है, जो उनके पतन का कारण बनती है। सिक्स्थ, रियलिज्म। द लैंग्वेज एंड सिचुएशंस आर वेरी ट्रू टू लाइफ, शोइंग रियल इमोशंस एंड स्ट्रगल ऑफ कॉमन पीपल. प्ले में रियलिज्म है, जैसे बातचीत और हालात बिल्कुल असली ज़िंदगी जैसे लगते हैं। आम लोगों की असली भावनाएं और संघर्ष दिखाए गए हैं। 7. Colloquial language dialect. Characters speak in a rural American dialect, which adds authenticity and shows their social background. Colloquial language यानी कि बोलचाल की भाषा, जैसे कैरेक्टर्स गांव की अमेरिकन लैंग्वेज में ही बोलते हैं, इससे उनका सोशल बैकग्राउंड साफ दिखाई देता है। 8th, personification. The elms and the land are sometimes described as if they have feelings or will, adding emotional weight to the setting. Personification का यूज़ किया गया है, जैसे एल्म्स का पेड़ और ज़मीन कभी कभी ऐसे दिखाई गई है जैसे कि उनमें भी फीलिंग्स हो, इससे माहौल और भी गहरा हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलते हैं कंक्लूजन पर। Desire Under the Elms concludes as a poignant tragedy where the characters' unrestrained desires and ambitions lead to their downfall. Abby is arrested for infanticide and, even accepting his role in the tragic events, chooses to face punishment with her. Ephraim, left alone on the farm he worships, is a tragic figure bound to the land that has consumed his family. यानी डिजायर अंडर द एम्स प्ले की एंडिंग एक गहरे ट्रेजेडी के रूप में होती है। कैरेक्टर्स की बेकाबू डिजायर्स और एम्बिशंस उन्हें बर्बादी की ओर ले जाते हैं। एफ्रम अकेला रह जाता है उसी फार्म पर जिसे वह पूजता था, लेकिन यही ज़मीन उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देती है। द प्ले अंडरस्कोर्स द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ग्रीड, फॉरबिडन लव एंड द ह्यूमन नीड फॉर पोजेशन, leaving the audience with a haunting reminder of the cost of unbridled desires. प्ले की एंडिंग में ऑडियंस को यह याद दिलाया जाता है कि अनियंत्रित इच्छाओं की कीमत बहुत भारी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था और आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग लिटरेचर वीडियोस के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।